स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम टारगेट पर। हम लोग एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन कर रहे थे। आगे चलते हैं आज, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, द वाटर कंटेंट एट व्हिच सॉइल चेंजेस फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू अ प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज। मतलब ऐसा वाटर कंटेंट जिस पर सॉइल आपकी लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज होती है, तो वो कौन सा जो है वाटर कंटेंट होता है। तो आपका मान लीजिए जो है आपका कैसा ग्रांडे साहब ने लिमिट्स बनाई थी, उस लिमिट्स पर बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ ये लिमिट्स होती हैं आपकी, ये आपकी होती है श्रिंकेज लिमिट, यहाँ पे होती है आपका प्लास्टिक लिमिट, ये आपकी होती है लिक्विड लिमिट, ठीक। तो यहाँ पे होता है आपका सॉलिड स्टेट, ये होता है सेमी सॉलिड, ये आपका होता है प्लास्टिक, ये आपका होता है लिक्विड, ठीक है। इधर वाटर कंटेंट होता है, इधर आपका क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, आयतन। तो अब क्या बात करते हैं कि इन्होंने पूछा है कि किस वाटर कंटेंट पे जो सॉइल है वो लिक्विड स्टेट से प्लास्टिक स्टेट में चेंज हो रही है, तो कौन सा वाटर कंटेंट है। ये आपकी लिमिट देखिए, आपकी लिक्विड लिमिट है। लिक्विड लिमिट पे ही अगर लिक्विड लिमिट से पानी थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, लेकिन लिक्विड लिमिट से थोड़ा सा पानी कम हुआ तो प्लास्टिक स्टेट में आ जाएगी। तो कौन सा लिमिट है आपका, कौन सा, लिक्विड लिमिट, लिक्विड लिमिट। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, what is the expression for crippling load for a column with both ends hinged। ठीक है, अगर आपका बोथ एंड जो है हिंज्ड है तो उसके लिए आपका एक्सप्रेशन क्या होगा, किसके लिए, क्रिपलिंग लोड के लिए, ठीक है। तो कॉलम की जो है चार कंडीशन होती हैं। यदि आपका वन एंड फ्री हो और वन एंड फिक्स्ड हो, ठीक है। वन एंड फ्री हो तो वन एंड फिक्स्ड हो तो जो एल इफेक्टिव होगा आपका 2L के बराबर होगा। अगर आपका वन एंड हिंज्ड हो और वन एंड फिक्स्ड हो तो क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव हो जाएगा L/√2, ठीक है। एल इफेक्टिव हो जाएगा L/√2। अगर वन एंड, अगर आपका बोथ एंड आपका क्या है, हिंज्ड है, तो क्या एल इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव बराबर एल हो जाएगा, ठीक। अगर बोथ एंड आपका क्या है, फिक्स्ड है, तो क्या हो जाएगा, एल इफेक्टिव जो होगा आपका L/2, ठीक। तो ये चार कंडीशन होती है आपकी किसके लिए, कॉलम के लिए। अब बात करते हैं कि इसमें पूछा कौन सा है। इसमें पूछा है क्रिपलिंग लोड व्हेन बोथ एंड हिंज, बोथ एंड आपका हिंज है, मतलब एल इफेक्टिव किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर होता है। और आयलर का क्रिपलिंग लोड क्या होता है, पाई स्क्वायर, जो आपका ट्रिपलिंग होता है, और पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिव का होल स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर EI/L इफेक्टिव एल के बराबर हो जाएगा, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। तो कौन सा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, दूसरा ऑप्शन। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 व्हाट वुड बी द यूनिट वेट ऑफ प्लेन सीमेंट कंक्रीट। जो आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है जिसमें रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड किया गया तो उसका होता है 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यूनिट वेट। और अगर बात करते हैं आरसीसी की तो उसमें उसका कितना होता है, 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो कौन सा ऑप्शन आपका, पहला ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा इसमें। प्लेन सीमेंट कंक्रीट के लिए 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट के लिए 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ठीक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हिच वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनल फोकसिंग टाइप टेलीस्कोप। इसमें देखिए डिसएडवांटेज पूछा है, तो आप पढ़िए पहला, द लाइन, पहला ऑप्शन पढ़िए, द लाइन ऑफ कोलिमेशन इज लेस अफेक्टेड व्हाइल फोकसिंग। जो आपके ऊपर के तीन ऑप्शन दिए हैं, आपके क्या दिए हैं, ये आपके एडवांटेज दिए हुए हैं। जब आप इंटरनल टाइप जो है इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप का यूज करते हैं तो जो कोलिमेशन एक्सिस होती है, आपकी लाइन होती है, वो इफेक्ट मतलब कम इफेक्ट होती है, ठीक है, कम विचलित होती है। फिर द टेलीस्कोप इज मोर बैलेंस्ड ड्यूरिंग ऑपरेशन। जब आप टेलीस्कोप से ऑपरेशन कर रहे हैं, मतलब आप सर्वे कर रहे हैं, तो वो जो है ज्यादा बैलेंस होगा, ठीक है। और थर्ड है, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ स्लाइडिंग ट्यूब। स्लाइडिंग ट्यूब में कोई मूवमेंट नहीं होगा। ये तीनों आपके एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि देयर आर 2 सेपरेट ट्यूब्स, इसके दो अलग अलग ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो उनको जो है बैलेंस करना थोड़ा सा कठिन होता है, ये आपका डिसएडवांटेज हो गया। सिंगल ट्यूब होती है तो उसके अपेक्षा डबल ट्यूब वालों को जो है बैलेंस करना कठिन होता है।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसएडवांटेज। तो यानी फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हम अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेशन फाइबर। कंप्रेशन फाइबर है आपका, आपने पढ़ा होगा लिमिट स्टेट मेथड से डिजाइन करना आरसीसी में। तो जब आपका स्ट्रेन डायग्राम आता है, स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, ठीक। यहां पे क्या होता है 0.0035 का, और यहां पे क्या होता है 0.87 FY अपॉन ES प्लस 0.002, ठीक है। ये आपका स्टील का स्ट्रेन होता है, ये आपका कंक्रीट में, और ये किसमें होता है, कंक्रीट के बेंडिंग में। किसमें, बेंडिंग में। तो कोई ऑप्शन है इसमें, हाँ सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक, सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन। द रोड डेवलपमेंट प्लान फॉर इंडिया फॉर द पीरियड ऑफ 1981 टू 2001 इज नोन एज। रोड प्लान आए थे आपके, तीनों रोड प्लान की बात करते हैं। पहला था 1943 से 1963, ये आपका 1961 में ही पूरा हो गया था। तो दूसरा था 1961 टू 1981, और थर्ड था 1981 से 2001, ये था नागपुर रोड प्लान, नागपुर रोड प्लान, ठीक है। सेकंड आपका था जो है 19 जो है आपका अभी पूछा गया है बॉम्बे रोड प्लान। थर्ड आपका था लखनऊ रोड प्लान, ठीक है। यही आपसे पूछा गया ना 1981 से 2001 के बीच में, ये आपका था वो लखनऊ रोड प्लान। नागपुर रोड प्लान में क्या था, प्रति 100 किलोमीटर स्क्वायर में 16 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का जो है किया गया था, ठीक है। और 1961 में क्या था, इसको डबल जस्ट कर दिया गया था, कितना 32 किलोमीटर पर 100 किलोमीटर स्क्वायर में, इसमें 84 किलोमीटर कर दिया गया था, ठीक है। और जो आपका इसमें जो है आपका पहली बार क्या था, नेशनल हाईवे का जिक्र किया गया था सेकंड रोड प्लान में, ठीक। तो ये आपके रोड प्लान हो गए, जो आपके 3 रोड प्लान आए थे, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस for a rectangular lamina of height h immersed vertically into the water up to a depth h below the free surface, ठीक है। आपका एक रेक्टेंगुलर लैमिना है कोई, ये आपका रेक्टेंगुलर लैमिना है। इसको क्या किया गया है कि डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम द सरफेस फॉर ए रेक्टेंगुलर लैमिना ऑफ हाइट h, इसकी हाइट कितनी है, h है, ठीक है। एक आपका रेक्टेंगुलर लैमिना है, उसे h हाइट तक डुबोया गया है, ठीक है, फ्री सरफेस से। तो बात करना है इसका सेंटर ऑफ प्रेशर। सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है, होता क्या है आपका कि IgG अपॉन AX बार प्लस x बार, ठीक है। तो निकालिए BH³ अपॉन 12 अपॉन क्या हो जाएगा B इंटू h बार क्या हो जाएगा h/2 प्लस h/2 क्या हो जाएगा BH³ अपॉन 12 इंटू 2 अपॉन BH² प्लस h/2, ठीक। 2 6 हो जाएगा, ये कट जाएगा h/6 प्लस h/2 करिए 6 हो गया, h प्लस 3h क्या हो जाएगा 4h/6 यानी 2h/3, ठीक। 2h/3 है कोई ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 व्हाट शुड बी द मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो फॉर द टेंशन मेंबर इन व्हिच रिवर्सिबल स्ट्रेस ड्यू टू लोड अदर देन विंड एंड सिस्मिक फोर्सेस। मतलब विंड और सिस्मिक फोर्सेस के अलावा जो है अन्य लोड के कारण रिवर्सिबल ऑफ स्ट्रेस आ रहा है। तो मैंने आपको कंप्रेशन मेंबर का बताया था एक दिन। आज बात करते हैं टेंशन मेंबर के लिए जो स्लेंडरनेस रेशियो की वैल्यू होती है वो कितने से कितने के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो बात करते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की टेंशन मेंबर के लिए, तो 180 होती है। कब, जब विंड और सीस्मिक लोड के अलावा, विंड एंड सीस्मिक भूकंप लोड के अलावा अन्य लोड के कारण, लोड के कारण क्या आता है, रिवर्सिबल स्ट्रेस आए, रिवर्सिबल स्ट्रेस आए। तो कौन सा हो जाएगा आपका 180 हो जाएगा। 180 के बाद 350 आता है आपका। 350 कब आता है, जब विंड और सिस्मिक लोड के कारण, विंड एंड सिस्मिक लोड के कारण आपका है क्या, के कारण रिवर्सल स्ट्रेस, रिवर्स
रिवर्सेबल स्ट्रेस आपका जनरेट हो, ठीक है। और एक होता है मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो फॉर टेंशन मेंबर 400 होता है, इसमें रिवर्सिबल स्ट्रेस जनरेट ही नहीं होता। रिवर्सेबल स्ट्रेस, नो रिवर्सिबल स्ट्रेस, ठीक है, इसमें रिवर्सिबल स्ट्रेस आपका नहीं आएगा, ठीक। तो ये आपके हो गए। पहला इसमें क्या पूछा है, विंड और सीस्मिक लोड के अलावा अन्य लोड के कारण, तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 180, ठीक। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO व्हाट इज द परमिसिबल क्लोराइड कंटेंट इन ड्रिंकिंग वाटर। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया कि ये इस समय TCS का एकदम पसंदीदा क्वेश्चन बन गया है। ये आपका DMRC में पूछा, SSC के हर शिफ्ट में पूछा, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, 200 मिलीग्राम पर लीटर होता है क्लोराइड कंटेंट, ठीक है। कार्बोनेट भी आपका कितना होता है 200, नॉन कार्बोनेट 3000, सल्फेट 500 और 2002 होता है। 500 आपका RCC के लिए होता है, 2000 आपका किसके लिए होता है PCC के लिए, ठीक। जो बोल रहे हैं उसको नोट कर लीजिए, मिल जाएगा आपको। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, जो बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम होता है आपका, इसका स्लोप क्या कहलाता है। इसका स्लोप अगर आप ज्ञात करेंगे यानी dy/dx, आप क्या बेंडिंग मूवमेंट, तो क्या निकल के आता है बेंडिंग मूवमेंट का। आप जब स्लोप ज्ञात करेंगे यानी dm/dx करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा आपका शियर फोर्स निकल के आता है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला, मतलब बेंडिंग मूवमेंट का अगर आप स्लोप ज्ञात करेंगे तो शियर फोर्स निकल के आता है। अगला क्वेश्चन है फ्लो वेलोसिटी अडॉप्टेड फॉर द डिजाइन ऑफ ग्रिड चैम्बर। ग्रिड चैम्बर की जब आप डिजाइन करते हैं, ठीक है, जब ग्रिड चैम्बर की डिजाइन करते हैं तो वहां पे फ्लो वेलोसिटी कितनी लेते हैं। अब आप सेडिमेंटेशन टैंक की डिजाइन करते हैं तो वहां पे फ्लो वेलोसिटी कितना लेते हैं। दोनों की डिजिट समान है लेकिन यूनिट अलग अलग है। बात करते हैं अगर ग्रिड चैम्बर की बात है, ग्रिड चैम्बर की अगर बात हुई, ग्रिड चैम्बर के लिए आप लिखेंगे 0.25 से 0.3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें सेडिमेंटेशन टैंक की, सेडिमेंटेशन टैंक की, तो यहाँ पे 0.3 मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर प्रति मिनट हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ग्रिड चैम्बर में 0.25 से 0.3 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन अगर सेडिमेंटेशन टैंक की बात करें तो 0.3 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। M20 ग्रेड का नॉमिनल मिक्स पूछा है, तो M20 का क्या होता है, M20 का होता है आपका 1, 1.5, 3, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। For inspection of welded joint, the method in which iron filling are spread over the weld and it is then subjected to an electric current is known as, ठीक है। कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कहा जाता है कि जितना फिलिंग हुआ है वेल्डेड में उसको ज्ञात करने के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। तो आपका देखिए मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड दिया होगा, मैग्नेटिक पार्टिकल मेथड, यही आपका यूज होता है, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू, स्टैंडर्ड डेविएशन ये आपके कंक्रीट का है। कंक्रीट के स्ट्रेंथ में एक मीन स्ट्रेंथ होती है आपकी, एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है। तो इनके बीच में जो है जो संबंध बताया गया है क्या होता है, जो आपका मीन होता है, मीन स्ट्रेंथ जो आपका होता है वो क्या होता है FCK प्लस 1.65 सिग्मा, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो मीन स्ट्रेंथ आपकी डायरेक्ट जो है स्टैंडर्ड डेविएशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन इज प्रोपोर्शनल टू मीन स्ट्रेंथ। तो पहला फोर्थ ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। जो आपकी मीन स्ट्रेंथ होती है वो किसके, स्टैंडर्ड डेविएशन के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती है, ठीक। अगला बात करते हैं व्हिच कोड प्रोवाइड्स रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर कंक्रीट मिक्स डिजाइन। हमने आपको कल वाले जो है लेक्चर में कुछ कोड्स IS कोड्स प्रोवाइड किए थे, उसमें आप देखिएगा तो जो डिजाइन क्या मतलब क्या है, रिकमेंड कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो आपकी होती है, कंक्रीट मिक्स डिजाइन जो है आपकी वो IS 10262, ठीक है, 10262 में यूज की जाती है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो इसका कंक्रीट मिक्स डिजाइन के जितने भी आपके दिए गए हैं नॉर्म्स वगैरह वो आपके 10262 में, ठीक है। एंड ओवरफ्लो डैम इज, हमने इरिगेशन आपको पढ़ाया, कैनाल नेटवर्क पढ़ाया, उसमें VR पढ़ाया, मतलब कल जो आज आपका लेक्चर अपलोड हुआ है उसमें आप देखिएगा, उसमें हमने बताया है, उसमें ओवरफ्लो डैम जो है क्या, ओवरफ्लो डैम की हमने जिक्र किया है। तो कौन सा होता है आपका ओवरफ्लो डैम, क्या स्पिलवे, ये हमने आपको बताया भी उस लेक्चर में कि SSC में आया था, देखिए क्वेश्चन में मिल गया आपको।
ओवरफ्लो डैम क्या होता है? स्पिलवे होता है। ठीक, इसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप इरिगेशन वाला लेक्चर आज का देखिए, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, किस प्रकार के कण का स्वतः शोधन वेग सबसे कम होता है? सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी किस प्रकार के कण की सबसे कम होती है? तो देखिए इसमें एक दिया है चिकनी मिट्टी और तलछट। जो आपकी मिट्टी होती है चिकनी क्ले, वो तली में बैठ के जम जाती हैं तो उनको सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी जो है क्या होता है? उनका सबसे कम होता है। मतलब ये कह सकते हैं कि सबसे कम वेलोसिटी पर ये जो है सेल्फ क्लीनिंग कर लेती हैं। तो कौन सा? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। ठीक, बड़े होंगे तो उनके लिए ज्यादा वेलोसिटी चाहिए, रेत वगैरह हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग द मॉइस्चर एंड टेम्परेचर कंडीशन ऑफ कंक्रीट सो दैट कंक्रीट डेवलप्स हार्डन प्रॉपर्टीज ओवर टाइम इज कॉल्ड। मतलब कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप कंक्रीट में नमी बनाए रखते हैं? तो क्योरिंग करते हैं आप, तराई जिसको बोलते हैं क्योरिंग। क्योरिंग किस लिए की जाती है? कि उसमें नमी बनी रहे, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आपकी कंक्रीट की, मतलब जितनी भी रिएक्शन होती है केमिकल, उसके लिए हमेशा पानी अवेलेबल रहे, उसके लिए क्या करते हैं? क्योरिंग करते हैं। ठीक है, क्योरिंग से आपकी कंक्रीट की स्ट्रेंथ बहुत प्रभावित होती है। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा? क्योरिंग। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक इज नोन एज। नेचुरल रॉक है आपकी, उसमें से स्टोन प्राप्त करना क्या कहलाता है? क्वेरिंग जिसको आप कहते हैं। ठीक है, क्वेरिंग मतलब खनन। ठीक है, तो कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्वेरिंग। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? फॉर अ सर्कुलर कॉलम with diameter D subjected to a compressive load W and eccentricity E of diameter of core of section। बात करते हैं हम मिडिल थर्ड रूल और मिडिल फोर्थ रूल। ठीक है, दो रूल होता है, मिडिल थर्ड रूल, मिडिल फोर्थ रूल। अगर आपका रेक्टेंगुलर और सर्कुलर है तो मिडिल थर्ड रूल होगा, तो वहां पे ये जो होता है आपका कितना होता है? D/3, मतलब B/3 और D/3 लेते हैं वहां पे। लेकिन जो आपका मिडिल फोर्थ रूल होता है उसमें जो है सर्कुलर के लिए होता है, उसके लिए क्या लेते हैं? D/4। कौन सा ऑप्शन दिया है? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, इसको जब सोम पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छे से बात करेंगे इसमें। डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस फॉर M20 ग्रेड कंक्रीट। M20 ग्रेड कंक्रीट के लिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस पूछा है, तो देखिए ये LSM से पूछा था। LSM में क्या होता है? डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। M15 के लिए 1.0 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M20 के लिए कितना होता है? 1.2 न्यूटन पर mm स्क्वायर, M25 के लिए कितना होता है? 1.6 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर। M30 के लिए कितना होता है? ठीक है, M30 के लिए होता है 1.7 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक, M40 या उससे अधिक के लिए कितना होगा? 1.9 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन में इसमें दिया नहीं है, इसमें जो है केवल 1.21 दिया है। ठीक है, तो 1 क्या होता है आपका? M15 के लिए, M20 के लिए 1.2, M25 के लिए 1.4, M30 के लिए 1.7, M40 के लिए 1.9। तो आपसे पूछा M20 के लिए, तो कौन सा? सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। मोर्टार में बंधक सामग्री जो आपकी बाइंडिंग मटेरियल होता है उसे और क्या कहते हैं? तो बाइंडिंग मटेरियल को एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं उसे? मैट्रिक्स का नाम सुना होगा आपने, मैट्रिक्स। तो बाइंडिंग मटेरियल को मैट्रिक्स भी कहते हैं। आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम। द प्रॉपर्टी ऑफ एचएस इतना 9,000 रुपए डिडक्टिंग ऑल आउटगोइंग्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू। प्रॉपर्टी कैपिटलाइज्ड वैल्यू क्या होती है? जो आपकी वैल्यू है उसको गुणा कर दो आप किससे? ईयर परचेज से। तो क्या हो जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू? ईयर परचेज क्या होती है? 100/R। ठीक है, 100/R होता है ईयर परचेज आपका। तो ईयर परचेज आप निकालिए, 100/8 कर दीजिए। ठीक है, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू आपका क्या हो जाएगा? 9,000 गुणे 100/8 करके निकालिए जरा, कितना आएगा? आप कैलकुलेटर से मत करिएगा, प्री का है, हम थोड़ा जल्दी में रहते हैं इसलिए। कितना हो जाएगा? 1,12,500 रुपए। सेकेंड ऑप्शन कितना हो जाएगा? 1,12,500 रुपए। सेकेंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एस्टिमेटिंग अर्थ वर्क बाय द सेंटर लाइन मेथड
फॉर टोटल सेंटर लाइन इतना दिया है, टोटल सेंटर लाइन का लेंथ दिया है 40.1 मीटर, विड्थ आपका दिया है 1.1 मीटर और डेप्थ आपको दिया है 1 मीटर। तो इसमें आपको क्वांटिटी, इसमें तो बड़ा आसान है, गुणा कर दीजिए आप, LVH कर दीजिए, कितना हो जाएगा क्वांटिटी, वॉल्यूम आपका कितना हो जाएगा 40.10 इंटू 1.10 इंटू 1 कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 40.10 इंटू 1.1 44.11, वाह 44.11 मीटर क्यूब। ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या बात है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हिच शेप लाइंस इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ रिज लाइन। रिज लाइन जो होती है आपकी किस शेप की होती है, यू शेप की होती है रिज लाइन। रिज लाइन आपकी जो होती है वो यू शेप की होती है। सेकंड ऑप्शन आप इसको रट लीजिए, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ क्लास ए टाइप। क्लास ए टाइप की जो पाइल होती है उनका क्या टाइल्स होती है, सॉरी पाइल नहीं, टाइल्स जो होती है क्लास ए टाइप की, उनका जो होता है 19 से 24% तक वाटर एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। और एक होती है क्लास ए, उनकी जो वाटर एब्जॉर्प्शन एग्जैक्ट 19%। ठीक है, क्लास ए का 19% और क्लास ए का 19 से 24%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करते हैं, द यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वाज ओरिजिनली जो है डेवलप्ड बाय। ठीक है, यूनिफाइड क्लासिफाइड सिस्टम जो है आपका वो IS क्लासिफाइड सिस्टम भी है आपका। ठीक है, IS क्लासिफिकेशन सिस्टम जो उसी का नाम बाद में IS क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा। तो इसको किसने डेवलप किया, कैसा ग्रांडे साहब ने। एक्चुअली में ये है जो यूएस क्लासिफाइड है आपका यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, ये अमेरिका का है, यूएसए का। लेकिन बाद में इसको जब IS इंडियन स्टैंडर्ड में जो है किया गया कैसा ग्रांडे साहब के द्वारा, तो ये IS क्लासिफिकेशन कहलाने लगा, इसलिए इसको आप इंडिया के टर्म में कैसा ग्रांडे को कहेंगे। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दिया है फॉर मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन ऑफ यूजिंग चेजी फॉर्मूला, डेप्थ ऑफ फ्लो फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज थ्रू द सर्कुलर चैनल डायमीटर D। अगर आपका सर्कुलर चैनल है और मैक्सिमम डिस्चार्ज ज्ञात करना है तो जो D होगा आपका कितना 0.95 D के बराबर आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। लेकिन अगर 0.81 D पर जाएंगे तो आपको मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी। ठीक, तो क्या मैक्सिमम डिस्चार्ज पूछा है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं, द इंडोर मेथड ऑफ कंपोजिटिंग टेक्स इतना मंथ फॉर कंप्लीट प्रोसेस। ठीक है, कितना मंथ लेता है इंडोर मेथड, तो 4 महीने में आपका पूरा कंप्लीट कर देता है प्रोसेस। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इंडोर मेथड कैसा है, एरोबिक है, और आपका एक और बेंगलोर मेथड क्या है, एनएरोबिक। ठीक, अब बात करते हैं फॉर स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस द आइस लेवल शुड बी एट, जो आपका आई लेवल होना चाहिए वो आपके रोड लेवल से कितना होना चाहिए 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ग्लेशियल डिपॉजिटेड सॉइल। देखो ग्लेशियल सॉइल दो होती है, एक होता है ग्लेशियल ड्रिफ्ट, एक होता है टिल। जब डिपॉजिट की बात करेगा तो आपका टिल सही हो जाएगा। ठीक है, और ग्लेशियल सॉइल की बात कर रहा है तो ड्रिफ्ट टिल दोनों सही होगा, जो ऑप्शन में होगा। लेकिन अगर डिपॉजिट कह दिया तो टिल जो होती है वो आपकी नीचे डिपॉजिट हो जाती है, तो उन्हीं को टिल कहते हैं। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, लेटरल शिफ्ट ऑफ ट्रांजिशन कर्व इज गिवन बाय। जो ट्रांजिशन कर्व होता है उसका लेटरल शिफ्ट का फॉर्मूला होता है L स्क्वायर 524R। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, L स्क्वायर 524R। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, और स्पेसिफिकेशन फॉर हाईवे प्लानिंग एंड डिजाइन आर गिवन बाय। जो आपका हाईवे है उसके सारे स्पेसिफिकेशन, सारे प्लानिंग कौन जारी करता है, तो आपका जो IRC है, IRC जारी करता है। हाईवे के सारे नॉर्म्स, सारे रूल, सारे प्लानिंग जितने होते हैं कौन जारी करता है, IRC। तो कौन सा ऑप्शन आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात करते हैं IRC की स्थापना कब हुई थी। IRC की स्थापना हुई थी 1934 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका अगला क्या है, CRRI, इसका 1950। ठीक है, 1948 भी कहीं कहीं दिया रहता है। ठीक, और मोटर व्हीकल एक्ट आपका क्या कब आया था, एक 1939 में आया था, 1989 में भी आया था। ठीक, ऑप्शन पे डिपेंड करता है, 1989। बात करते हैं HRV की स्थापना आपकी हुई थी कितना, 1973 में। ठीक, अगले क्वेश्चन पे एरिएटेड कंक्रीट, जो कंक्रीट का टाइप होता है उसमें पूछा है एरिएटेड कंक्रीट क्या होती है। तो कंक्रीट जो एरिएटेड होती है आपकी लाइट वेट कंक्रीट के अंतर्गत आती है। कौन सी, लाइट वेट कंक्रीट। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि एसआई यूनिट ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी, मैंने जो है दिया आपको पिछले ही क्वेश्चन वाले सेक्शन में, ठीक है, हम आपको बता चुके हैं। तो इसका होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड एसआई यूनिट, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड सीजीएस यूनिट, इसे आप स्ट्रोक्स भी कहते हैं। स्ट्रोक्स को क्या 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, काइनेमेटिक विस्कोसिटी का यूनिट। बात करते हैं पीवीसीएन का फुल फॉर्म पूछा है, पीवीसीएन, पीवीसीएन बहुत एग्जाम में पूछा है। तो ये होता है पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर, ठीक है। ये पिगमेंट को बताता है कितना पेंट में आपका पिगमेंट है। तो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है पिगमेंट वैल्यू कंसंट्रेशन नंबर से हो जाएगा। द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व डिपेंड अपॉन द रेट ऑफ चेंज ऑफ, जो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है वो होता है 2√NB³ अपॉन CR, जहां पे C क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन। कौन सा, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व होता है NB³ अपॉन CR × 2, तो C क्या होता है यहाँ पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, तो उसी पर डिपेंड करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका दिया है कर्वेचर एंड रिफ्लेक्शन के कारण एरर जो है उसके बारे में पूछा है, ठीक है। तो देखिए इसका फॉर्मूला जो है आप सीधा समझ लीजिए। इसका जो आपका कर्वेचर के कारण एरर होता है वो होता है आपका CC, कर्वेचर के कारण क्या हो जाएगा d²/2r। रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है, ये आपका माइनस में होता है, +1/7 d²/2r। तो कंबाइंड एरर क्या होता है, -3/7 d²/r, ठीक है, ये चीज होता है। तो इसको आप r रखते हैं आप 63-70 किलोमीटर, 63-70 किलोमीटर। तो इसमें आप कैलकुलेट करेंगे तो सेकंड ऑप्शन जो आपका 0.0673 d², ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं, द टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ एंड। देखिए बोथ, जो आपकी बार अगर है आपका एक तरफ हुक बना है तो इस हुक की लंबाई कितनी होती है, 9φ, ठीक है। दोनों तरफ बना हुआ है तो +9φ, तो कितना हो जाएगा 18φ आपका हुक ही हो जाएगा। और ये जो लेंथ है आपका कितना L + 18φ है ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक। ये आपका आज का अंतिम क्वेश्चन था। इसमें आपके जो है 23rd फर्स्ट शिफ्ट के भी 10 क्वेश्चन थे। अब 2 क्लास में आपका SSCJ पिछले ईयर का खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे 2017 में SSCJ के जो क्वेश्चन आए थे उसके बारे में, ठीक है। ठीक है, नमस्कार।